जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम पर हम लोगों ने पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है और आज रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं, हमारा प्रश्न है, दो संख्याएं अलग-अलग 33 से भाग होने पर क्रमशः 21 और 28 शेषफल देती हैं। यदि इन संख्याओं का योग 33 से भाग किया जाए तब शेष क्या आएगा? दोस्तों प्रश्न ये है कि संख्या है, अब मान लीजिए संख्या n1 है पहली। अब पहली संख्या में हमने 33 से भाग दिया तो हमारा पहला शेष 21 आता है और दूसरी संख्या में फिर हमने 33 से भाग दिया तो हमारा दूसरा शेष दोस्तों 28 आता है। हमसे पूछा गया है कि अगर इन संख्याओं के योग में 33 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? हम सभी ने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है, हमने समझ लिया था कि अगर भाजक एक समान हो, जो प्रक्रिया हम संख्या के साथ करने को कहा जाए वही प्रक्रिया हम पहले वाले शेष के साथ कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ भाजक 33 एक समान है, हमें संख्या को जोड़ने के लिए कहा गया है। तो ऐसे केस में जब हमारा भाजक एक समान हो तो जो प्रक्रिया संख्या के साथ करने को कहा जाए हम वही प्रक्रिया पहले वाले शेष के साथ करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पहले वाले शेष को जोड़ेंगे और फिर भाजक 33 से भाग देंगे, एक समान भाजक है। तो दोस्तों 28 और 21 ये बैठा आपका 49 में 33 से हम भाग देते हैं तो यहाँ पे शेषफल आता है 16, जो कि हमारा आंसर है। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि यदि p एक अभाज्य संख्या है। दोस्तों p क्या है? p एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो सिर्फ अपने से कटे या एक से कटे, या दूसरे शब्दों में अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका केवल 2 ही फैक्टर बनते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं बनते हैं। जैसे दोस्तों 2, 3, 5, 7, 11 ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। हम इनको प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो दोस्तों ये अभाज्य संख्याएं हैं। अब इनके 2 ही फैक्टर बनेंगे। अब जैसे 2 है ये, तो एक फैक्टर तो इसका बनेगा 1 और एक फैक्टर बनेगा 2। मान लीजिए 5 है, 5 के भी 2 ही फैक्टर बनेंगे, एक 1 और एक स्वयं 5। तो इस तरीके से हमने देखा अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। तो यह हमारे प्रश्न में कहा गया है कि p एक अभाज्य संख्या है जो 3 से बड़ी है, यानी कि p की वैल्यू 3 से बड़ी रखना है। ठीक दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे p की वैल्यू 5 रख दी। 5 भी क्या है? ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों यहाँ से क्या मिला? p² + 19, ये वैल्यू कितनी मिली? p की वैल्यू 5 मैंने रखा, 5 पंजे 25, 5 का वर्ग 25 प्लस के 19, ये वैल्यू कितनी आ गई? ये वैल्यू आ गई आपकी 44। और इसी में हमें 12 से भाग देना है। दोस्तों इसी नंबर में हमको भाग देना है 12 से। तो 12 तिया 36, यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा? यहाँ रिमाइंडर दोस्तों 8 बचेगा। आप यहाँ p की वैल्यू 5 के अलावा और p की वैल्यू आप यहाँ पे 7 भी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 7 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो दोस्तों मैंने रखा 7 का वर्ग 49 प्लस 19, ये वैल्यू कितनी आ गई? 9 9 18, हाथ से लगा 1, 4 1 5 1 6,
और मुझे भाग देना है 12 से। 12 पंजे 60, यहाँ भी से 60 ही आएगा। तो दोस्तों जो p की वैल्यू है, p एक अभाज्य संख्या है और हमें 3 से बड़ी लेना है। 5, 7, 11 कोई भी वैल्यू हम लें और फिर हम इसमें 12 से भाग दें तो निश्चित तौर पे हमारा शेषफल 8 ही आएगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है एक्स, वाई और जेड को यदि 31 से भाग दिया जाए तो क्रमशः शेष 17, 24 और 27 आता है। तब 4x माइनस 2y प्लस 3z को अगर 31 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा। दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि हमारा भाजक एक समान है। यहाँ भी भाजक 31 है और लास्ट में भी 31 है। मैंने आपको बताया था अगर भाजक एक समान है, अगर भाजक समान है, जो एक्शन, जो प्रक्रिया संख्या के साथ करने को कहा जाए वही प्रक्रिया पहले वाले शेष के साथ करते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या है, यहाँ संख्या का 4 गुना कहा गया है, यहाँ संख्या का 4 गुना, दूसरी संख्या का 2 गुना माइनस हुआ है, तीसरी संख्या का 3 गुना प्लस हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे पहली का 4 गुना हुआ है, दूसरी का 2 गुना, तीसरी का 3 गुना हुआ है। यही एक्शन हमें पहले वाले शेष के साथ करना है। क्यों? क्योंकि भाजक समान है। तो दोस्तों पहला शेष है 17, 17 चौका ये आ गया 68। दूसरा शेष है 24, 24 दूनी के 48। तीसरा शेष है 27, 27 तिया ये आ गया आपका 81। जो प्रक्रिया संख्या के साथ करने को कहा जाए वही प्रक्रिया हमें पहले वाले शेष के साथ करना है। कब? जब भाजक समान हो। तो दोस्तों पहली संख्या का 4 गुना किया गया है तो हम पहले वाले शेष का हम 4 गुना कर देंगे। फिर माइनस दूसरी संख्या का 2 गुना किया गया है तो हम पहले वाले शेष का 2 गुना माइनस करेंगे। प्लस तीसरे का 3 गुना है तो हम तीसरे शेष का 3 गुना जोड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ से आएगा 20 और 81। ये वैल्यू कितनी बन गई? ये वैल्यू बन गई 101। हमें भाग किससे देना है? हमें भाग देना है 31 से। दोस्तों भाजक समान है, हमने इसलिए ऐसा किया। अब 31 तिहाई 93, 31 तिहाई 93, तो यहाँ से दोस्तों शेष क्या आया? यहाँ से शेष आएगा आपका 8। दोस्तों भाजक एक समान था, जो प्रक्रिया संख्या के साथ करने को कहा जाए वही प्रक्रिया पहले वाले शेष के साथ कर देंगे। दोस्तों जैसे संख्या का 4 गुना किया गया है, पहले वाले शेष का 4 गुना कर दिया। फिर संख्या का 2 गुना माइनस हुआ है, पहले वाले शेष का 2 गुना माइनस कर दिया। फिर संख्या का 3 गुना जोड़ा गया है तो पहले वाले शेष का 3 गुना हमने जोड़ दिया है। तो वैल्यू बन गई 101 और इसी 101 में हम 31 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल आ गया 8। ये दोस्तों आंसर आ गया। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न भी सेम ऐसा ही है। ए बी सी को 13 से भाग दें तो क्रमशः शेष 9, 7 और 10 आता है। तब a प्लस 2b प्लस 5c को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? दोस्तों यहाँ संख्या में दूसरी संख्या का 2 गुना जोड़ा गया है। जो प्रक्रिया हमें संख्या के साथ करने को कहा जाए वही प्रक्रिया पहले वाले शेष के साथ करते हैं। कब? जब भाजक एक समान हो। तो दोस्तों 13 से भाग दिया गया था और उसके बाद फिर 13 से ही भाग दिया जा रहा है। भाजक एक समान है तो हमें पहली संख्या प्लस दूसरी का 2 गुना प्लस तीसरी का 5 गुना जोड़ा गया है। यही कार्य पहले वाले शेष के साथ हम लोग करेंगे। तो दोस्तों पहला शेष क्या है? 9 है।
पहला शेष 9 है, दूसरा शेष 7 है, यहाँ संख्या का डबल हुआ है, पहले वाले शेष का डबल कर देंगे, 7 दूनी के 14। अब यहाँ तीसरे शेष, तीसरी संख्या का 5 गुना जोड़ा गया है, तो पहले वाले शेष का हम यहाँ 5 गुना हम जोड़ देंगे, तो 10 पंजे 50। अब दोस्तों हमें किससे भाग देना है? हमें भाग देना है 13 से। अब यहाँ देखते हैं 50 और 9 59, 10 69 और 4, ये आ गया आपका 73। दोस्तों 14 और 9 23, 23 50 73, और हमने भाग दिया 13 से। 13 पंजे 65, यहाँ शेष क्या आया? यहाँ शेष आपका 8 आया। हमें कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है, जो प्रक्रिया संख्या के साथ करने को कहा जाए वही प्रक्रिया पहले वाले शेष के साथ करेंगे। कब? जब हमारा भाजक एक समान हो। तो दोस्तों यहाँ भी 13 से भाग देना है और यहाँ भी 13 से ही भाग देना है। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, n को दो अंकों को भाजक d से भाग दिया जाए तो शेष 68 बचता है। 5n को d से भाग दिया जाए तो शेष 8 बचता है। d के मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये बात मैंने बताया था, अगर मान लीजिए कि 72 में मुझे भाग देना हो 13 से, 13 पंजे 65, शेष आ गया 7। दोस्तों जो भाजक है, भाजक की वैल्यू हमेशा शेष से ज़्यादा होती है। अगर मैं 13 से भाग दिया है, अगर मैंने 13 से भाग दिया है, हमारा 13 भाजक है, तो दोस्तों जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 से लेके और 12 तक रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है। यानी कि भाजक से एक कम तक हमारा रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है। ये बात दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो अगर दोस्तों यहाँ शेष 68 है तो ये बात हम समझ गए, अगर शेष 68 है तो ये बात हम समझ गए कि जो भाजक d है, d का मान 68 से 100% अधिक होगा। ये बात हम लोग समझ गए। तो दोस्तों यहाँ सवाल करते हैं, यहाँ भाजक समान है। अगर भाजक समान है, एक संख्या n को हमने d से भाग दिया तो हमारा शेष 68 आता है। यहाँ सवाल में कहा गया है कि उसी संख्या के 5 गुने को अगर d से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा, ये हमें निकालना है। हाँ दोस्तों, कहा गया है उसी संख्या के 5 गुने को अगर d से भाग दिया जाए तो अब शेष कितना है। यहाँ सवाल में कहा गया है कि अब शेष हमारा 8 है। तो हाँ दोस्तों, मुझे d का मान निकालना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, मुझे d का मान निकालना है। तो हमने देखा कि d का मान 68 से अधिक होगा, शेष से हमेशा ज्यादा भाजक का मान होता है। तो दोस्तों यहाँ भाजक एक समान है, जो प्रक्रिया संख्या के साथ करने को कहा गया है वही प्रक्रिया पहले वाले शेष के साथ करेंगे। अब यहाँ संख्या का 5 गुना किया गया है, हम पहले वाले शेष का 5 गुना करेंगे। हमारा पहला शेष 68 है। तो दोस्तों अब 68 का 5 गुना मैंने किया और मुझे किससे भाग देना है, मुझे भाग d से देना है। तो 68 पंजे कितना आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 8 बचा है। तो 68 पंजे कितना होगा, 68 पंजे होगा आपका 340। अब 340 आ गया, 340 में हमारा 8 शेष बचा है।
340 में 8 शेष बचा है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि 332 पूरा पूरा कट गया होगा। 332 पूरा पूरा कट गया होगा, इसीलिए 8 शेष बचा है। तो दोस्तों जो भी हमारा भाजक होगा वो 332 का एक गुणनखंड होगा, एक टुकड़ा होगा, एक फैक्टर होगा। तो दोस्तों आप दिए गए ऑप्शन में 83 332 का एक गुणनखंड है, अर्थात डी का मान 83 होगा। डी का मान 68 से ज्यादा लेना है, क्योंकि भाजक हमेशा शेष से ज्यादा आता है। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी संख्या को भाजक डी से विभाजित किया जाए तो शेष 10 बचता है। एन स्क्वायर को डी से भाग दिया जाए तो शेष 4 बचता है। तब डी के कितने मान होंगे? दोस्तों बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अब यहाँ भाजक डी से कोई संख्या है, मैंने मान लिया हमारी संख्या n है, मैं n को d से भाग देता हूं तो हमारा शेष 10 आता है। ठीक है दोस्तों, अब n स्क्वायर को मैं d से भाग देता हूं तो शेष हमारा यहाँ 4 आता है। एक बात क्लियर है कि d का मान 10 से अधिक होगा, ये बात क्लियर है कि d का मान 10 से अधिक होगा। भाजक का मान हमेशा शेष से अधिक रहता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिए, भाजक एक समान है, हमारा भाजक एक समान है, तो जो प्रक्रिया संख्या के साथ करने को कहा जाए हम वही प्रक्रिया पहले वाले शेष के साथ करते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ संख्या का वर्ग किया गया है, तो हम पहले वाले शेष का हम वर्ग करेंगे। पहला शेष 10 है, तो 10 का वर्ग दोस्तों 100 आ गया। अब 100 में मैं डी से भाग दे रहा हूं तो शेष कितना आ रहा है? हमारा शेष 4 आता है। अगर 100 में किसी नंबर से भाग देने पर अगर शेष 4 आए तो इस बात का मतलब क्या है कि 96 पूरा पूरा कट रहा है। हमें इस बात का मतलब क्या है? हमें इस बात का मतलब ये है कि 96 भाजक से पूरा पूरा कट रहा है। तो दोस्तों जो डी का मान होगा वो 96 का गुणनखंड होगा, क्योंकि वो 96 को पूरा पूरा काटता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात हमें ध्यान देना है, डी का जो भी मान होगा वो मान 10 से अधिक होगा, भाजक का मान शेष से अधिक होता है। तो दोस्तों अगर हमने संख्या का वर्ग किया, पहले शेष का वर्ग किया, पहला शेष 10 है, 10 का वर्ग 100, हम इसमें डी से भाग देते हैं। अब यहाँ शेष 4 बचता है। अगर 4 शेष बचता है तो 96 डी से पूरा पूरा कट गया होगा। डी का मान क्या होगा? 96 का एक टुकड़ा होगा डी। अब ये डी का मान हमें 10 से ज्यादा लेना है, भाजक हमेशा शेष से अधिक होता है। तो दोस्तों हम 96 के फैक्टर करेंगे और हमें 10 से ज्यादा तक फैक्टर करने हैं, क्योंकि भाजक का मान 10 से ज्यादा लेना है। तो दोस्तों अब यहाँ फैक्टर करने का तरीका है, 96 में 1 से भाग दीजिए, 96 आ गया, फिर 2 से भाग दीजिए तो 48 आ गया, 3 से भाग दीजिए ये 32 आ गया, 4 से भाग दीजिए 24 आ गया, 5 से नहीं कटेगा, 6 से भाग दीजिए 16 आ गया, ठीक, 7 से भाग दीजिए नहीं कटेगा, 8 से भाग दीजिए 12 आ गया, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से भाग देंगे तो 8 आएगा। तो दोस्तों हमें 8 को नहीं लेना है, भाजक का मान हमेशा शेष से ज्यादा होता है। तो यदि शेष हमारा 10 है तो भाजक 10 से ऊपर होगा। तो हमने देखा
कि 96 के कितने गुणनखंड मिले, 1 2 3 4 5 6। तो ये वैल्यू हमारे डी की संभावित वैल्यू है, तो आंसर लगाएंगे 6। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।